नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 265 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से नारियल का संबंध तेल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है फल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा नारियल से आपका तेल किस प्रकार से लिखा हुआ है, नारियल से तेल आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नारियल से तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार से फल से क्या निकाला जाता है, फल से जो है वो आपका जूस निकाला जाता है। जूस आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जूस आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 144 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 49 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 144 से हम लोग 13 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 144 को, तो 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर होता है और देखिए यहाँ पर आपका 13 लिखा हुआ है, यानी कि 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो आपका 13 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिए 49 है, 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर था तो 12 प्लस 1 कर दिए थे, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर है तो 7 प्लस 1 कर देंगे, 7 प्लस 1 आपका 8 बनता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पर आपका 16 है, यानी कि यहाँ जो है +8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा
तो 16 से आपका 24 है, फिर प्लस 8 है, आगे देखिए 24 से 32 है, फिर से आपका प्लस 8 है, आगे देखिएगा तो 32 से 40 है, प्लस 8 है, आगे देखिए 40 से 48 है, प्लस 8 है, 48 से आपका 56 है, प्लस 8 है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, आगे भी हम लोग प्लस 8 करेंगे। 56 प्लस 8 जो है ये आपका 64 होता है। 64 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कमीज, पतलून और कपड़े में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कमीज और पतलून भी आपके एक प्रकार के कपड़े होते हैं, यानी कि कपड़े के अंदर जो है वो आपके पतलून और कमीज दोनों आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे और कपड़े के अंदर जो है वो आपके कमीज और पतलून दोनों हो जाएंगे। और आप लोग ये याद रखिएगा, कमीज आपका अलग होता है और पतलून आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों को हम लोग कपड़े के अंदर रखेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनता है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 17 दिया गया है। 17 के आगे देखिएगा तो आपका 13 दिया हुआ है। 13 के आगे आपका 11 दिया गया है। 11 के आगे आपका 7 है और 7 के आगे 5 है और 5 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 17 से आपका 13 है, यहाँ पर आपका -4 है। 13 से आपका 11 है, -2 है। 11 से आपका 7 है, -4 है। 7 से आपका 5 है, -2 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो -4 है, -2 है, -4 है, -2 है। यानी कि एक बार -4 करता है तो एक बार -2 करता है। यहाँ पर आपका -2 है तो अगला अंतर जो है वो आपका -4 का हो जाएगा। 5 - 4 आपका 1 बनता है। 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए जेड से आपका एक्स कर दिया गया है। देखिए जेड जो है ABCD के क्रम में आपका 26वें नंबर पर होता है और एक्स आपका 24वें नंबर पर। यहाँ पर आपका -2 है।
आगे देखिएगा तो x से आपका u है, x आपका 24वें नंबर पर होता है, u आपका 21वें पर -3 है। आगे देखिएगा तो u से आपका q है, u आपका 21वें नंबर पर होता है, q आपका 17वें नंबर पर -4 है। आगे देखिएगा तो q से आपका l है, q आपका 17वें पर होता है और l आपका 12वें नंबर पर इस बार आपका -5 कर दिया गया है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, यानी कि अगला जो है -6 हो जाएगा। एल जो है 12वें नंबर पर होता है, 12 - 6 आपका 6 और छठे नंबर पर जो है ABCD के क्रम में आपका F होता है। F आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, उनके बीच में 3 छात्र है, कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहले आपको क्या कर रहा है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, राजू जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, और रवि जो है नीचे से 21वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है उनके बीच में 3 छात्र है, राजू और रवि के बीच में 3 छात्र है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र है। देखिए सभी को आपस में जोड़िएगा तो 10 + 3 आपका 13 होता है और 13 + 21 जो है ये आपका 34 बनता है, यानी कि कक्षा में कुल 34 छात्र है। 34 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द आपके अपराध हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। अपराध के बाद जो है वो आपका पुलिस हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। पुलिस के बाद जो है वो आपका न्यायमूर्ति हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। न्यायमूर्ति के बाद जो है वो आपका फैसला हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और फैसला के बाद जो है वो आपका दंड हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 4, 5, 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो 3, 1, 4, 5, 2 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को देखिए, कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका प्रश्न आकृति है और इस प्रकार का जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है। ध्यान से देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके जो है बनते हैं, यानी कि ए वाला प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका आकृति दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले
तो ऐसे आकृति में हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए? तो सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और छोटे छोटे खंड जितने बनते हैं उनमें 2 से गुना कर देते हैं। इस वाले आकृति में पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कीजिएगा। तो एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा और आठवां आपका ए हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके 8 छोटे छोटे खंड है। तो 8 गुना 2 करेंगे, 8 गुना 2 आपका 16 होता है। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आपको वर्ग या फिर चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा और छोटे छोटे खंड को काउंट करने के बाद उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। जितना आपका निकल कर आ जाएगा उतना ही आपका उस वाले आकृति में त्रिभुज बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार के और लाइनें खींच दिया होता, उसके बाद भी हम लोग वही वाला ट्रिक को यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका विजय से पराजय दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका रमणीय से मनोहर दिया गया है, ऑप्शन सी में हानि से लाभ दिया हुआ है और ऑप्शन डी में आपका सुरक्षित से खतरा दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में देखिए विजय से आपका पराजय है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत शब्द है यानी कि विलोम शब्द दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो रमणीय से मनोहर है, ये दोनों आपका एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो लाभ से आपका हानि है, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो सुरक्षित से आपका खतरा है, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द दिए गए हैं। जबकि ऑप्शन बी में आपका विलोम शब्द नहीं दिया हुआ है यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। रमणीय का विलोम आपका मनोहर नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि मदर के लिए कोड JRQKBU है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा मदर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा प्रिंसिपल से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मदर को, तो मदर जो है ये आपका MOTHER से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका देखिएगा तो JRQKBU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पहले बी है आपका, बी के बाद यू है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो देखिए यहाँ पर आपका M से J है, यहाँ पर आपका -3 कर दिया गया है, आगे आपका O से R है +3 कर दिया गया है, आगे देखिएगा तो आपका T से Q है -3 है, आगे आपका H से K है +3 है, आगे देखिएगा तो E से आपका B है -3 है और R से आपका U है +3 है। यानी कि एक बार -3 करता है तो एक बार +3 करता है। वही सेम हम लोग प्रिंसिपल के साथ करेंगे। प्रिंसिपल जो है ये आपका देखिएगा, प्रिंसिपल जो है ये आपका PRINCIPAL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग पहले -3 फिर +3 करेंगे। देखिएगा पहले आपका P है तो P-3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, P-3 जो है वो आपका M होता है तो यहाँ पर पहला अक्षर आपका M हो जाएगा। उसके बाद आपका R है, देखिएगा R +3 जो है वो आपका U होता है। आगे देखिएगा तो आपका I है,
I-3 जो है वो आपका F होता है। आगे देखिएगा तो आपका N है, देखिए N+3 जो है वो आपका Q होता है। आगे देखिएगा तो आपका देखिए C है, C-3 जो है वो आपका Z होता है। आगे देखिएगा तो आपका I है, I+3 जो है वो आपका L होता है। आगे देखिएगा तो आपका P है, P-3 जो है वो आपका M होता है। P-3 जो है वो आपका M होता है। आगे आपका A है, A-3 जो है यहाँ पर देखिएगा तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, A+3 जो है वो आपका D हो जाएगा। और आगे आपका देखिएगा तो L है, L-3 जब हम लोग करेंगे तो L-3 जो है वो आपका I हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका MUFQZLMDI दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो आपका MUFQZLMDI दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल का जो कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन आपको कह रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस वाले कथन के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। देखिए सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि सभी स्वस्थ लोग आपके सुबह के लिए सैर पर जाते हैं। कुछ लोग आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो सुबह को सैर पे नहीं जाते होंगे, फिर भी वह स्वस्थ रहते होंगे। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो शाम की सैर हानिकारक है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ये वाला कथन से आपका ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि शाम की सैर हानिकारक है। देखिए कथन आपको कह रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसका निष्कर्ष ये नहीं निकलता है कि शाम की सैर हानिकारक है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि सुंदर पहले ए वाला दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में सुंदर 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है। जब फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और चलना जारी रखता है, यानी कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो सुंदर जो है अभी ए वाला दिशा में जा रहा है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? ये वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं।
इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।